Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई थी तकरीबन 5:30। नमाज वगैरह जब मैंने पढ़ ली थी तो उसके बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ लेमन वाटर। और लेमन वाटर जो है वो नीम गर्म पानी, बल्कि गर्म पानी होता है और उसमें मैं डाल देती हूँ लेमन जूस। और उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी सी वॉक। और ये मेरी हर रोज़ सुबह की रूटीन होती है। आज मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके बाद आज ये था कि मेरे बच्चे दे वर आस्किंग फॉर आलू के पराठे, तो मुझे था कि चलो मैं उनके लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ और मैंने अपने लिए भी एक अदद आलू का पराठा बना लिया था अलोंग विद अ कप ऑफ टी। आलू मेरे पास जो है ना, मैं हमेशा जो है उबाल के तो उनको मैश करके रखती हूँ, बस मसाला डाला एंड एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। हाँ जी, तो नाश्ता जो है वो मैंने दे दिया बच्चों को, खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया। खाना आज मुझे नहीं बनाना क्योंकि खाना पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ी सी अपनी डिफरेंट जो काम है वो कर लूँ। तो मैंने आज ये ड्रेसिंग टेबल पे आई तो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स जो वो थोड़े से गंदे थे। मतलब ब्यूटी ब्लेंडर्स, एवरीबडी इज़ यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर्स और मेकअप स्पंज जो होते हैं वही होते हैं। तो वही होता है कि आप जब मेकअप कर रहे होते हो तो आप उनको यूज़ करते हो, बट ये है कि उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके स्किन पे जो है ना दाने पड़ जाते हैं। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपके चेहरे पे दाने नहीं निकलते। निकलते हैं ऑफ कोर्स, व्हेन आई एम हैविंग माय डेज तो मेरे मुंह पे एक आध दाना यहाँ वहाँ निकल आता है, लेकिन ये कि एक्नी वाली स्किन मेरी कभी भी नहीं थी, बिकॉज आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई स्किन। तो आप चाहे 20 ईयर्स हो, 30 हो, 40, 50, आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है। तो उसमें यह है कि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अहम रोल अदा करता है। अब ये देखिए, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मैं लेकर आई थी बहरीन से अपने लिए, बट ये देखिए आप, ये यूज़ हो गया ना, इसमें जो फाउंडेशन होता है वो अंदर स्टक होना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप अगर इसी को यूज़ करेंगे अपने फेस पे तो उससे क्या होगा कि आपके मुंह पे जो है वो दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर्स को ना कम से कम आप कह सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद धो लिया करें। अगर महीना मत छोड़ा करें, उससे पहले ही धो लिया करें। और धो के मैं जैसे अब ये ब्यूटी ब्लेंडर आज 2-3 दिन यूज़ करूंगी, फिर मैं दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर 2-3 दिन यूज़ करूंगी, बिकॉज आई हैव सो मैनी ब्यूटी ब्लेंडर्स। एक मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मेरे किसी बैग में वो मुझे मिल नहीं रहा था, सो मुझे था कि वो मैं बाद में धो लूंगी। सो खैर, ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ। मेरे पास ये 3 और इसके अलावा ये ब्यूटी ब्लेंडर भी है और ये भी छोटे छोटे हैं। ये मैं अंडर आई के लिए यूज़ करती हूँ। जो छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं मैं अंडर आई के लिए यूज़ करती हूँ। सो मैंने डिफरेंट ब्रांड से ब्यूटी ब्लेंडर्स लिए हुए हैं, लाइक बॉडी शॉप का भी है, मैं अपने लिए बहरीन से भी लेकर आई थी, मैंने लोकल स्टोर से भी लिए थे, और ये रेवोल्यूशन का है, ये उसकी किट के साथ मुझे मिला था, मेकअप रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके साथ का था। तो अब ये है कि इन सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स को मैं किस तरह क्लीन करती हूँ तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगी। यानी अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स का एक रूटीन बना लें कि आपने इनको जो साफ करने से ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं, ब्रशेस भी। तो अब मैं इनको वॉश करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इनको वॉश करती हूँ और साफ करके फिर इनको सुखा के देन आई यूज इट। और फिर बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि आपके सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस मैं किचन में आ गई थी और मैंने जो है यहाँ पर आके सबसे पहला जो काम किया वो था अपना जग, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है उसमें पानी गर्म होने रख दिया था। और बस मुझे पानी इतना ही गर्म चाहिए कि जिसमें हाथ डालो तो हाथ जले ना। तो अब मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था और जो जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स थे उनको मैंने जो है एक डोंगे में डाल दिया और मैं साथ साथ चेक भी कर रही थी कि पानी को जो है ना इतना ही गर्म होना चाहिए कि मैं सह सकूँ। खैर मैंने पानी डाल दिया और इनको मीन्स भिगो दिया उसमें, और ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो मैं डाल देती हूँ तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद इसमें सोडा डाल दिया। खैर अब मैं इनको, आप अभी देखेंगे कि पानी का कलर कैसा चेंज होगा। जितना इन ब्यूटी ब्लेंडर्स के अंदर फाउंडेशन है वो सारा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये प्रोसीजर आपने 2 दफ़ा करना है। और इस तरह से देखिए मैं इनको अच्छी तरह दबा-दबा के पहले इसमें पानी में डालती हूँ, फिर निचोड़ देती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी फाउंडेशन होता है वो निकल जाए। इसके बाद मैं इनको पानी से निकाल के दोबारा से धो के तो दोबारा जो है ना मैं इनके साथ यही करती हूँ। तो ये मैं अच्छी तरह से देख सकते हैं इसके अंदर कितना फाउंडेशन था जो कि निकल आया।
इस तरह से आपके ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे ज़्यादा टाइम तक जो है ना वो चलते हैं अगर आप इनको वॉश करके रखेंगे। मैंने किसी का ब्यूटी ब्लेंडर देखा था, बिलीव मी इट वाज़ हार्ड बिकॉज़ ऑफ द फाउंडेशन जो ड्राई हो चुकी थी। खैर एनीवेज़ अब इसको मैं फेंक के तो दोबारा ताज़ा पा मीन्स अच्छी तरह वॉश करके दोबारा लेकर आई हूँ। दोबारा मैंने नीम गर्म पानी डाला एंड वही सोडा डाला और डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दिया और फिर मैं इसको धोऊँगी तो जब तक ये देखिए आप इसमें से सिर्फ़ झाग निकल रही है, सारा जो फाउंडेशन था वो उसमें से निकल चुका है और ये सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे साफ़ हो गए थे। तो इसको साफ़ कर लेने के बाद आपने इनको अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लेना है और इनको जो टोकरी है ना इसको मैंने लेके धूप में रख दिया था तो इससे ये हुआ कि ये जो इसके अंदर जो जर्म्स वग़ैरह होते हैं इसको बस आपने ना एयर ड्राई करना है और ड्राई होने के बाद आप इसको दोबारा यूज़ करें। बस 15 दिन में आप 1 दफ़ा ये प्रोसीजर कर लिया करें या 3 हफ्तों में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप डेली बेसिस पे जो है वो मेकअप करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय रमज़ान की जो टिप्स थी और जो मैं जिस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। तो उसमें ये था कि शिमला मिर्च जो है वो आज आई थी और मुझे था कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं शिमला मिर्च किस तरह करती हूँ। तो मैं शिमला मिर्च जो है वो 2 तरीकों से काटती हूँ। एक बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लेती हूँ और एक जो है जूलियन काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि अगर मुझे किसी रेसिपी में बहुत छोटे-छोटे साइज़ के जो कटे हुए चाहिए होते हैं, तो वो भी रेडीमेड होते हैं और अगर मुझे जूलियन चाहिए होते हैं, तो वो भी रेडीमेड पड़े हुए होते हैं। इस तरह से इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ एंड बिलीव मी बिल्कुल इसको कुछ नहीं होता। इवन मैं इस तरह फ्रीज़ करके रखती थी और मैं सैंडविचेज़ में जल्दी-जल्दी से डाल देती थी, बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए, तो सैंडविचेज़ में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये शिमला मिर्च जो है, वो मैं आज कर रही थी, मुझे था कि जो-जो हाथ के हाथ मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँ, वो तो सारी एक साथ की टिप थी। अब मुझे था कि थोड़ी बहुत जो मैं आहिस्ता-आहिस्ता से अभी कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये एक पैकेट मैंने बना लिया है और ये जो दूसरा पैकेट है, ये मैं बना लूँगी, ये काफ़ी दिन चल जाता है। ये इसलिए मत परेशान हो कि इसमें मैंने जो है सारी चीज़ों को जो है इतना मीन्स फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि किसी ने पहले भी मुझे कहा था, "आप इतनी चीज़ें क्यों फ्रीज़ करती हैं?" देखिए, आप अगर रमज़ान के लिए कर सकते हैं, तो आप पूरा साल अपने लिए ये आसानी पैदा कर सकते हैं। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अच्छा जी, आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मारिया बी एंड एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खीर गाजर की खीर या गजरेला की रेसिपी। सो एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और मारिया बी ज़रूर देखना है कि मारिया बी पे मैं गई थी शॉपिंग करने तो वहाँ पर मैंने क्या-क्या देखा और क्या-क्या चीज़ें नई आई हुई थी वहाँ पर। हाँ जी, तो मेरा जो है ना ये देचकी निकल आई थी मेरे स्टोर से तो मुझे था चलो इसमें आज मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा नॉट गाजर का हलवा गजरेला। गाजरें जो है वो मैंने आपको याद होगा मैंने फ्रीज़ की थी तो अभी जब मैं कद्दूकश कर रही थी तो मुझे था चलो मैं इससे बनाती हूँ गजरेला। तो गजरेला के लिए मैंने हांडी में जो है ना तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर डाला था घी और घी डाल लेने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 3 कद्दूकश किए हुए जो है वो गाजरें डाल दी, ठीक है? नॉर्मल साइज़ की और इसके बाद मैंने ये जो चावल है आप देख सकते हैं टोटा चावल होते हैं, इसको भिगो के रख दिया था 3 टेबलस्पून जो है मैंने टोटा चावल भी इसमें डाल दिए, ठीक है? और मैंने इसको कोई 2 मिनट के लिए भून लिया और भून लेने के बाद इसमें मैंने 750 एमएल के बराबर जो है वो डाल दिया है दूध। और मैं अब इसको पकाऊँगी और इसको आपने अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब जब इसमें उबाला आ रहा है तो एक साइड पे मैंने थोड़ा-सा दूध लिया है, आप कह सकते हैं 50 एमएल के बराबर या थोड़ा-सा बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कितना दूध है और इसके बाद मैं इस दूध के अंदर जो ड्राई मिल्क होता है ना, उसके 2-3 चम्मच डाल दूँगी। इससे ये होता है कि जो नीडो वग़ैरह होता है, ये रखा करें घर में, ये बहुत काम आता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये जो है ना आपकी जो खीर है इसको थिक करेगा और साथ में मैंने जो है ना 10-12 जो है वो सॉरी बादाम को जो है ना वो मैंने रख दिया था सोक करके। ख़ैर नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर मैंने डाल दिया वो जो दूध का मिक्सचर था और उससे ये जो है ना खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई और अब आप मैंने चेक करना है कि ये जो इसके अंदर चावल है ना, चावल अगर गल गया ना, उसके बाद आपने इसमें चीनी डालनी है। तो जब मैंने चावल चेक किया तो चावल जो है 90% गल गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी चीनी और उसके बाद चीनी मैंने डाली है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम क्योंकि हमें बहुत मीठा नहीं बनाना था। ये खीर में जो है ना गाजरें इट्सेल्फ बहुत मीठी होती हैं। तो ख़ैर मैंने इसके अंदर अब आधे जो है ना वो बादाम काट के डाल दिए छील के, उसको पानी में भिगोया था, उसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड रखा तो वो जल्दी से जो है ना वो छिलके हट गए थे। इट्स अनदर टिप।
खैर एनीवेज़ उसके बाद क्योंकि मैं बना भी हांडी में रही थी, तो मुझे था कि मैं कूंडे में इसको निकालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कूंडे में जो है ना मैंने खीर निकाल ली। बिलीव मी इतने मज़े की लगती है और कूंडे में ना ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है और गाढ़ी इतनी मज़े की लगती है इसमें। खैर मैंने सारी खीर जो है ना आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो ये जो बादाम है वो मैंने इसके ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर दिए और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है और ये इतने मज़े की चिल होती है ना, ये मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है ये गाजर की खीर। मेरी बेटी ने यहाँ तो बहुत कम डाला था एंड शी वाज़ लाइक मम्मा यू आर मेकिंग अ वीडियो उसके बाद उसने अपने लिए प्याला भर लिया था, तो वो यहाँ पर शी वाज़ जस्ट शोइंग ऑफ कि शी इज़ ईटिंग लेस। हाँ जी, तो हुआ ये था कि मारिया बी की ये बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है समर की, आप लोगों ने देखा होगा ये सारी कलेक्शन आई हुई थी। इसमें एक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड बिलीव मी वो सूट जो है मैंने पहले ज क्योंकि मारिया बी जो है वो बहुत पहले ही इंस्टाग्राम पे अपनी सारी पिक्चर्स देना शुरू कर देती हैं। तो वो सूट मेरे माइंड में था एंड जिस दिन उन्होंने इसको ऑनलाइन सेल करना था प्री बुकिंग में, मैं भूल गई एंड उसके बाद जब मैं गई तो वो आउट ऑफ स्टॉक था। फिर उसके बाद रीस्टॉकिंग हुई, फिर मैंने देखा वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो जब मैं इधर आई थी सेंटोरस तो मुझे था कि चलो मैं इधर देख लेती हूँ, लेकिन जब मैं इधर भी आई हूँ ना, तो यहाँ पर वो हार्डली उनके 4-5 ही जोड़े पड़े हुए थे और कोई भी और नहीं था। ख़ैर मुझे था कि चलो हो सकता है वो दोबारा आ जाए, जब आएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो कौन-सा सूट था। ख़ैर मारिया बी की जो ये नई कलेक्शन ये वाली आई हुई है ना जिसकी जो मॉडलिंग है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम बट ये ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा था ये ऑरेंज वाला। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव 31,000 का था। मुझे लगा बड़ा अच्छा क्योंकि मे बी आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ वेडिंग इन माय फैमिली। सो मेरा बड़ा दिल था कि ये वाला सूट होना चाहिए। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सूट था और ये जो है ना इनकी लॉन कलेक्शन थी और ये कुछ प्रिंट्स थे जो बचे हुए थे। ऊपर वाला ब्लू भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट उसकी जो ट्राउज़र थी ना वो कलर प्यारा नहीं था इसलिए वो बिका भी नहीं है। और ये जो है ना ये सारी इनकी यही वाली कलेक्शन थी। प्यारे कपड़े थे बट जो मुझे चाहिए वो सीरियसली वो आउट ऑफ स्टॉक था। मैं प्रेइंग कि वो आ जाए और ये पिंक भी अच्छा था बट इट वाज़ इतना वो पतला सा था मतलब सी थ्रू सा था इसलिए मैंने ये नहीं लिया। इसके अलावा ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये मारिया बी का ना वो टिपिकल जो उनका जो एक मारिया बी का जो है ना ट्रेडमार्क वाला जो प्रिंट होता है ना, ये वही वाला था। तो इसलिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो आप हर साल देखते हैं मोस्टली मारिया बी के इसी तरह का एक एक आध सूट, 1-2 सूट तो ज़रूर आते हैं, चाहे वो प्रेट में हो, चाहे वो अनस्टिच हो तो ज़रूर आते हैं। तो ख़ैर ये सारे कपड़े जो थे ना लॉन बहुत अच्छी होती है, नो डाउट अबाउट इट। इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो येलो वाला सूट था ना, ये मुझे ऑनलाइन अच्छा लगा था लेकिन मुझे सामने इतना प्यारा नहीं लगा। इसका ब्लैक दुपट्टा था, बड़ा खूबसूरत सा सूट था। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर इसके अलावा जो थे इनकी जो ट्राउज़र्स थी वो भी मैं चेक करी थी। प्राइसेस वर नॉर्मल जैसे 1800-1900 2000 तक की रेंज की थी। इसके बाद ये इनकी विंटर कलेक्शन का था, मुझे तो चलो कि अगर कोई इनका विंटर कलेक्शन पे सेल लगी हुई है लेकिन मारिया भी ने कोई सेल नहीं लगाई हुई है और वैसे भी इनकी सेल जो होती है ना वो पहले तो वो 10-20% पे ही होती है और उसके बाद वो जब अच्छी सेल लगाते हैं तो उसमें मोस्टली कपड़े इतने अच्छे होते नहीं। खैर मारिया बी में इस आगे जब मैं गई तो ये इनके नए लहंगे आए हुए हैं क्योंकि मुझे मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि बाहर रहती हैं उन्होंने कहा था कि शादी है हमारी फैमिली में तो प्लीज़ इनकी वेडिंग वेयर्स भी दिखा दें। तो ये वाले कपड़े मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, ये बहुत प्यारे कपड़े थे। अगर आप लोगों ने दुल्हन के लिए लेने हैं या बहुत हेवी कपड़े आप लोगों ने शादी पे पहनने तो दीज़ वर वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। आई थिंक इसको कस्टमाइज़ कर देंगे क्योंकि ब्लाउज़ मुझे बहुत छोटा लग रहा था लेकिन इस कपड़े सामने कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, ये कमरे कपड़े बहुत खूबसूरत थे। आई थिंक ये 1.5 लाख की रेंज के थे बट ये बहुत खूबसूरत कपड़े थे। लाइक शादी के लिए भी थे, मेहंदी के लिए भी थे एंड ये देखिए ये वाला सूट बहुत खूबसूरत था, ये लहंगा, ये मेहंदी के लिए था। इसमें 2 कलर्स थे, मुझे ना ये पीछे वाला ये वाला बहुत प्यारा आप देखिए ये कितना खूबसूरत है और इसके ऊपर जो ये चाँद से बने हुए ना, ये मारिया बी का टिपिकल जो है ना ये वाला मैंने हर कपड़ों में ना ये चाँद सा देखा हुआ है। जैसे माला होती है, ये नॉट माला जैसे गले का गुलूबंद होता है ना उस तरह का था। दुपट्टा भी इसका बड़ा हेवी था, ये बहुत खूबसूरत सूट था। तो जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे वेडिंग वाले कपड़े माँग रहे थे या दुल्हन वाले माँग रहे थे, तो ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे आगे भी जो-जो कपड़े अच्छे लगते जाएँगे इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल लेकिन ये बहुत हेवी बहुत खूबसूरत लहंगा था, बहुत ही प्यारा।
सो खैर आई होप आप लोगों को हमारी ये भी कलेक्शन अच्छी लगी होगी। आजकल जी स्टोरी ये है कि मेरे हस्बैंड को हर शाम को पकोड़े चाहिए होते हैं एंड आई टोल्ड हिम कि ये पकोड़े अब रमज़ान में चलने वाले हैं और बिलीव मी आई एम पुटिंग ऑन एंड ऑन बट ही इज़ आस्किंग फॉर पकोड़ा एवरी डे। खैर मैं पकोड़े बनाए थे, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से नहीं शेयर की क्योंकि आज बहुत रेसिपीज़ हो गई। तो मैं अभी सर्व कर रही थी अपने हस्बैंड को ये चाय और अच्छा लगता है शाम को मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पीते हैं, साथ में पकोड़े-शकोड़े खाते हैं। मैं तो 2 दाने खाती हूँ और ये इतने बहुत बन गए थे कि क्योंकि ज़्यादा बेसन घुल गया था। ख़ैर एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने हस्बैंड के साथ शाम को चाय में क्या चीज़ ज़्यादा शौक से लेते हैं और आपके हस्बैंड को कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Life is a winding road.